सोचता हूं इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भटकने में क्या मजा आता है। एक जगह का दाना पानी शायद उसे रास नहीं आता होगा, या यह भी हो सकता है दाना पानी की तलाश में भटकाव शुरू हुआ हो। कहते हैं आज के लगभग 50,000 साल पहले होमोसेपियंस यानी हमारे आप जैसे ह्यूमन बींग्स ने पहला भटकाव, माइग्रेशन या प्रवास अफ्रीका में शुरू किया था। और वैसे भी गुफाओं में रहने वाले आदिमानवों ने यहाँ भारत में भी यही किया होगा। गुफाओं के चट्टानों पर उकेरे गए उनके चित्रों से यह भटकाव साफ झलकता है। माइग्रेशन जब तक खुद की मर्जी से हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें खुशी ही मिलती है। लेकिन जब आपकी मर्जी ना हो, तब जब आप उस माहौल में पूरी तरह से रच बस गए और अचानक पता चलता है कि कोई दरवाजे पे दस्तक देता है और कहता है कि ये जगह आपकी नहीं, तब कुछ चुभ जाता है। आपको अंदाजा भी नहीं होता कि ना जाने कब से आप उस माहौल में, उस जगह को, वहां की सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, विध्वंस, हर एक चीज को आप अपना मान चुके थे। कब से ये लगने लगा था कि एक विध्वंसकारी तूफान में रहना भी जिंदगी है, लेकिन नहीं, क्योंकि तभी शुरुआत होती है उस जगह से हटने की मजबूरी की दास्तान। यूं तो हिंदुस्तान में भी हर मिनट में 25 से 30 लोग इधर से उधर होते हैं। कुछ लोग रोजगार की तलाश में, तो कुछ लोग बेहतर जिंदगी के लिए, और कुछ लोग तो बिना वजह ही निकल पड़ते हैं। बस यूं ही। क्या कहा आपने? आंकड़े? माफ कीजिएगा, ये आंकड़ों का चक्कर थोड़ा बुरा होता है। कोई कहता है इतना, कोई कहता है उतना, और इस इतने और उतने के चक्कर में ही झगड़े होते हैं, और ऐसे झगड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात को वापस मुद्दे पर लाते हैं। भटकाव, प्रवास, माइग्रेशन हमारे लिए उम्मीद है। हम जानबूझकर उसके हमसाये बन जाते हैं और उस अनजाने को अपना लेते हैं जिसका हमें कभी कभी और छोर भी नहीं पता होता। लेकिन जब कोई धक्का मारकर आपको अपनी जमीन से हटाता है तो टूटने का एहसास होता है। तब लगने लगता है कि आप किसी तंबू या टीन की छत के नीचे रहने के लिए ही बने हैं, और भागते वक्त जो कुछ भी आप साथ में ला पाए थे, बस वही बचा है अब आपके पास। जाने कितने बेदर्द और बेबस यादों को जहन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो यादें बार बार लौट आती है और आकर सामने खड़ी हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि गलती किसकी है, क्योंकि हो सकता है कि पहला विस्थापन तो उस दिन शुरू हुआ हो जब किसी आदि मानव ने किसी पेड़ की लकड़ी, पत्थर या हड्डी से जमीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा हो कि ये जमीन मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है। और ये लकीर कब लाल रंग में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और ये लाल रंग हमारे साथ सदियों से है। फिलीपींस हो, वियतनाम हो, जर्मनी हो या जापान, पिछले 100 वर्षों में करोड़ों लोग अपनी जमीनों से विस्थापित हुए, और ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। राजनीति, धर्मांधता, भूकंप, बाढ़ और विकास की अंधाधुंध दौड़ सबसे तेज विस्थापित करती है। और खबर भी तो इन्हीं की बिकती है। वही रोती बिलखती तंबू के आगे रोटी के लिए हाथ फैलाती फोटो अच्छी बिकती है। कुछ लोगों ने हमारे विस्थापन को अपना बिजनेस बना लिया है, तो कुछ ने उसे बना लिया है घृणा फैलाने का जरिया। यहाँ तक कि जिन टेंटों में हमें रखने की व्यवस्था होती है, वहां भी विस्थापन भ्रष्टाचार की शुरुआत बन जाता है। फटे टेंट, बेकार खाना, खराब सहूलियत, इन सब में अपना स्वार्थ पूरा करते हैं लोग और हमें बना लेते हैं अपनी कमाई का जरिया। कहानियां, खबरें, फोटो, यहाँ तक कि बहसें, सब कुछ बिकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए सत्ता पाने का तरीका, बिना ये जाने कि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके लिए हमने क्या किया। लेकिन कभी झांक कर देखिएगा उन विस्थापितों की जिंदगी में जिनके भीतर से कुछ छूट गया है, कुछ बाकी रह गया है, या फिर कुछ ऐसा जिसका उन्हें नाम भी नहीं मालूम, और अब घूमते बिना वजह इधर से उधर टेक्नोलॉजी के हाथों विस्थापित हुई इंसानियत की तरह मशीनों की तरह होते जाते हैं और मशीनों से आती आवाजों में हो जाते हैं गुम।
धमाका। क्या कोई बम फटा है? क्या कहीं आपस में रेलगाड़ियां टकराई हैं? या भूकंप की आवाज तो नहीं है? कहीं कोई सुरंग तो नहीं बन रही है? किसी सिरफिरे ने आत्मघाती हमला तो नहीं किया? हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। पूछे तो पूछे किससे? बाबूजी से, माँ से, भाई से, रिश्तेदारों से, टीचरों से, ऑफिसरों से, कवियों से, लेखकों से, पत्रकारों से, मीडिया से, नेताओं से, समाज सेवकों से, बुजुर्गों से, या सारे देश से? पूछे तो पूछे किससे? हमने 30 साल इंतजार किया इस उम्मीद में कि आप सब हमसे पूछेंगे हमारा 30 साल पहले का हाल, लेकिन आप सब चुप रहे। क्यों? हमें नहीं मालूम। आप कौन हैं? मैं विस्थापित हूं सीरिया से। एक ही धर्म के दो संप्रदायों के बीच सत्ता पाने की होड़ में फंसा हूं। हर शक्तिशाली देश हमें युद्ध का मैदान बना रहा है। रूस, चीन चाहते हैं असद को, तो वहां तुर्की, जापान, कतर, जर्मन अपना मोहरा बिठाना चाहते हैं सत्ता पर। मरते हैं सिर्फ हम, मोहरों की तरह विस्थापित। मैं विस्थापित हूं वहां से जिसे पुराणों में सतीसर कहा गया है। सतीसर। मुझे पौराणिक कहानियां पसंद हैं। वो आपको तसल्ली देती हैं और गौरव करने का एहसास। पुराणों में लिखा है हमारे वहां बहुत बड़ी झील थी, बहुत गहरी। अरे भाई, उसी का नाम था सतीसर। सतीसर यानी महादेव और सती की सबसे प्यारी जगह। उसी झील में एक राक्षस था जिसे ब्रह्मा से वरदान मिल गया था कि पानी में उसे कोई ना हरा पाएगा। बस जैसे किसी राक्षस को यह वरदान मिलता है, वो औरों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। ऐसा ही उस राक्षस ने किया। उसके आतंक से तंग आकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने वराह अवतार लेकर पानी में जलजला ले आए। जैसे राक्षस पानी के बाहर आया, भगवान शिव ने उसे मार दिया और घाटी को बहुत सुंदर बना दिया। अब हम उसे कश्मीर के नाम से जानते हैं। कश्मीर के हम लोग विस्थापित हैं अपने ही देश में, जहां फिर से आतंक का राक्षस आ गया और फिर से इंतजार है किसी ऐसे का जो उस राक्षस को मार देगा और पूरी दुनिया में अमन लाएगा। लोगों के घरों में, शहरों में
बिजली पहुंचे, खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए उन्होंने हमारी जमीनें छीन ली। नर्मदा, टिहरी, चंबल और भाखड़ा के बांधों से हमारी जमीन, घर, यादें डूब गई और भ्रष्टाचारी व्यवस्था के शिकार हम विस्थापित हैं इन बांधों से। कच्छ, लातूर, जापान, नेपाल, उत्तराखंड, ऐसी कई जगह हैं जहां पर तेज गड़गड़ाहट के साथ कांपती है धरती और सब कुछ खत्म कुछ ही पलों में। बचता है तो दूर तक फैला विनाश, टूटे घर और लाशें, उन्हीं से है हम विस्थापित। समंदर के अंदर आया भयानक तूफान सुनामी बन जाता है और तहस नहस कर देता है सारा का सारा शहर, देश और द्वीप। चेन्नई हो, जापान हो या इंडोनेशिया, हम सब उससे। युद्ध तो शक्ति और सामर्थ्य दिखाने का खौफनाक रास्ता है। हर युद्ध लाखों लोगों को शरणार्थी बना देता है। हजारों युद्धों से करोड़ों विस्थापित है हम, युद्धों से विस्थापित। मैं विस्थापित हूं खुद से। इस बदलती हुई दुनिया में कैसे पाएगा कोई अपनी जगह? सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते, नाते, इंसानियत, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। हो गया हूं मैं विस्थापित अपने आप से। हम सब लोग किसी न किसी तरह से विस्थापित हैं, सांसों से, भावनाओं से, संवेदनाओं से, रिश्तों से, नजरों से, सोच से, हवाओं से, मौसम से, वादियों से, मिट्टी से। आप तो वही है ना? पता नहीं, कोई हमें विस्थापित कहता है, कोई हमें निर्वासित। हमें पता नहीं हम क्या है। हम बेदखल किए गए हैं अपने गांव से, अपने शहर से, अपने पूर्वजों की जगह से। हम आसमान से जमीन पर बांध कर फेंके गए। हमारी किस्मत में यही लिखा था। इस बेदर्द दुनिया से हम तंग नहीं हैं, क्योंकि हम अपने वतन से दूर परदेश में हैं और हमारी हर सांस के साथ हमारा दर्द बढ़ता जाता है। अब कुछ नहीं बचा। हम बेदखल किए गए हैं अपनी रवायतों से, रस्मों से, अपनी समझ से, अपने आंसुओं से, अपनी हंसी से, अपने उत्सवों से। कुदरत की दी गई सारी नियामतों से, संगीत से, सरहदों से, अपनी जुबान से, अपनी आजादी से, इंसानियत से, अमन से, सुकून से, दया से, इस आसमान से, खला से। क्या मिला? क्या मिला उन्हें हमें वहां से भगाकर? हम मदद की गुहार लगा रहे थे दुनिया से, अपनों से, परायों से, पर कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। हम क्या इंसान नहीं है? हाँ, सबके दर्द, सबकी तकलीफ दिखाई दी आपको, हमारी तकलीफ किसी को नहीं दिखी। हम तो आज तक लगातार विस्थापित हो रहे हैं। भूल जाएगी आने वाली पीढ़ियां कि हम कौन हैं, कहां से हैं। हम तो अपनी उम्र, अपने वक्त से भी विस्थापित हुए हैं। हमारा तो वक्त, यादें, रिश्ते, घर सब ठहर गया है। बस जगह बदल गई है। कल फिर नई सुबह हो और कुदरत हमें कर दे वापस वो सब जिसके हम हकदार हैं। चल गई सारी उम्मीदें, लगता है अब वो सपनों सा।
बर्फ तो मेरी नानी के यहाँ गिरती थी। माँ कहती है कि जब आसमान में बहुत सारे काले बादल छा जाते थे ना, तब एहसास होता था कि अब यहाँ बर्फ गिरने वाली है। तो पता है, सारे बच्चे मिलकर ऊपर की मंजिल पर बनी एक छोटी सी खिड़की के पास जाकर बैठ जाते थे और फिर वहाँ बैठकर ना वो बर्फ गिरने का इंतजार करते थे। हाँ, सुनो, मेरी माँ ने बताया था कि हम सब तुम कब गई? अरे पागल लोग, हम सब का मतलब वो सब। हम सब मिलकर बर्फ के गिरने का इंतजार करते थे और रात भर जागा करते थे कई बार। हाँ, सभी घरों की खिड़कियां बच्चों से भर जाते थे। सभी बच्चे अपने अपने घर की खिड़कियों के पास आ जाते थे और पता है, कई बार तो बर्फ के इंतजार में वहीं पे सो जाया करते थे। फिर जैसे ही बर्फ गिरना शुरू होती थी, सबकी नींद उड़ जाती थी। सब धीरे धीरे अपने हाथों को बाहर करते थे, बर्फ को मुट्ठी में कसते थे, धीरे से हाथों को अंदर करते थे और फिर दौड़ लगाते थे। और जिसके भी हाथ में पहली बर्फ आती थी, हाँ, क्या होता था? वो सबसे ज्यादा खुश होता था। पूरे घर में भागा दौड़ी मच जाती थी। कोई इधर गिरता था, कोई उधर गिरता था और कोई बच्चे तो सीढ़ियों पर मेरे दादाजी बताते हैं कि हमारा घर ना वहाँ पे सबसे ऊंचा था, बहुत ऊंचा, ये वहाँ तक एक चुप कर वहाँ, और वहाँ पर ना हमारी खिड़की थी और मेरे दादाजी उस खिड़की से सट्टाक नीचे बर्फ में छलांग लगा देते थे और फिर बर्फ को एक लिफाफे में डाल के दौड़ते हुए मामा के यहाँ जाते थे और जोर से चिल्लाते थे, मामा मामा मामा, और मामा को पीछे से जोर से बोलते थे, मामा शीन मुबारक, शीन मुबारक, शीन मुबारक, शीन मुबारक। और मतलब हमको ना खुश रहने की दुआ मिलती थी, नए कपड़े, नए मोजे और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे पैसे। लगता था सारी खुशियाँ बर्फ में ही है और सपना भी बर्फ, खुशियाँ भी बर्फ में ही है। कैसा लगता होगा ना? मैं तो ठंड में जाग भी नहीं पाता हूँ, पर उनकी खुशी को तो इमेजिन कर सकते हैं ना? नहीं इमेजिन कर सकते, क्योंकि यहाँ ना तो मामा है और ना ही बर्फ। पता है, जब मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मामा कहाँ है, तो वो कहती है जब हम छोटे थे ना तभी हम बिखर गए। मुझे तो पता ही नहीं बर्फ कैसे गिरती है। हाँ तो रुको, हम दूसरा गेम खेलते हैं। अब बोलो। मेरे दादाजी है ना, बचपन में एक खेल खेलते थे, नदी में कतली फेंकने वाला खेल। नदी में कतली ऐसे फेंकते थे जिससे वो कई टप्पे खाती थी और जिसकी भी कतली सबसे ज्यादा टप्पे खाती थी वही जीतता था। कतली मेरी बात तो सबसे दूर जाएगी। ये नदी का, अरे यार रेफ्यूजी कैंप में तो नदी है ही नहीं। अरे बुद्धू, तो यहाँ बर्फ भी तो नहीं थी ना, और फिर भी हम खेलते हैं ना। हम ऐसा करते हैं ना, नदी को इमेजिन कर लेते हैं। और यहाँ रेफ्यूजी कैंप में रह के हमने क्या सीखा? सिर्फ इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना। अरे बच्चों क्या इमेजिन कर रहे हो यहाँ? कैसे हो बच्चों? चलो आगे काम करते हैं। हाँ, मैं तुम सब बच्चों
को अपने बचपन का एक नया खेल सिखाता हूँ। क्या खेल? तो खुद तो कभी कोई खेल खेले नहीं। वहाँ जाया करते थे यार, बड़े डरपोक आदमी थे तुम। बच्चे बहुत डरपोक थे बचपन में। हमको मालूम है आप कौन सा खेल बताओगे। वही जो तुम्हें बताओ बस। हम बताते हैं आपको। चलो भाई गाओ। यहाँ क्यों बैठना है? वो माने हम रोज यहीं तो बैठते हैं। और क्या रोज यहीं बैठते हैं? हाँ भाई, कैसा लगता है रोज आकर बैठते हैं इसी जगह, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हम यहीं बैठते हैं रोज रोज इसी जगह। अरे तंग आ गया हूँ यहाँ रोज रोज बैठकर। अरे तो भाई साहब कहाँ बैठोगे आप? अब एक ही तो जगह है हमारे यहाँ बैठने की। और हाँ, यही बैठना है हमें, वो भी रोज रोज। हाँ, ये तुम्हारा कश्मीर नहीं है जो कहीं भी बैठ जाओगे। आज इस पुल पर, कल उस पुल पर। जनाब बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो रेफ्यूजी कैंप है। इस छोटी सी नहर को ही नदी समझ लो और बैठ जाओ। दादा, दादा, मैं आपको सब जगह ढूंढा, अब कहाँ थे? क्या हुआ? वो पास वाले टेंट में बूढ़े दादाजी थे ना, जो चल फिर नहीं पाते थे, उनको ना सांप ने काट लिया और मर गए। सब आपको ढूंढ रहे हैं। चलो आ रहे। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इन सारे कैंपों का तो यही हाल है। जितने लोग वहां नहीं मरे हैं उससे ज्यादा यहाँ सांप बिच्छू के काटने से और इस गर्मी से मर रहे हैं। रोज कोई ना कोई तो मर ही जाता है। जनाब, अगली बारी हमारी भी तो हो सकती है। अरे अब हम बूढ़े ही तो बचे हैं, अब जवान तो कोई बचा ही नहीं। इतने जवान तो चले गए ना वो देश के कोने कोने में, वो रोजी रोटी की तलाश में। अरे अब तो अर्थी उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। पता नहीं कफन भी नसीब होगा कि नहीं। अरे होगा ना साहब। ये जो पिछले 30 सालों से तुमने चादर ओढ़ रखी है ना, ये एक दिन बनेगा तुम्हारा कफन, देख लेना। अरे तुम भी तो वही चादर ओढ़ रखे हो। देखो इसके भी कंधों पर वही चादर है कई सालों से। साहब आप भी ना मतलब आप सबके कंधों पे तो यही चादर है। अब बताइए क्यों हो रहा है? अब बताइए क्यों हो रहा है? ये बच्चा, अरे क्योंकि हमारे पास यही है ना ओढ़ने को सालों से। कितने सालों से? भाई मुझे नहीं पता कितने सालों से,
ये साहब खड़े इनसे पूछा कितने सालों से। तो भाई मुझे क्यों पता होगा, और हर चीज का मुझे ही क्यों पता होना चाहिए। अरे मैं तो बीता हुआ कल हूँ। हम सब बीते हुए कल हैं। हाँ, समझ गया। आप भी वही कहना चाहते हैं ना। अरे भाई, जो दिखने में ही बूढ़ा दिखता हो, भला उसे क्या करेंगे? क्या बूढ़ा? पर नहीं, कुछ लोग मुझे आने वाला कल मानते हैं। क्यों पता नहीं। अब उन्हें मेरे लरसते हाथों की उंगलियों से झरते अतीत दिखाई नहीं देते, पता नहीं क्यों। अभी कल की ही बात है, मैं गुजर रहा था कहीं से, तो उसने रोक कर मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम वही हो ना? वही क्या? वही हो ना तुम। क्या मायने होते हैं वही होने? मेरा नाम, मेरी पहचान, याद रखो। तब बोलना मुश्किल हो जाता है जब कोई आपसे आपकी पहचान पूछता है। ऐसा लगता है आप मुजरिम हो और सामने खड़ा आदमी आपको तीखी नजरों से घूरता आपके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। पका जाता हूं मैं जब कोई ऐसे पूछता है, कहां से आए हो? कहां से? कहां का हूं मैं? अपना वजूद तो याद नहीं है मुझे कब किसने कहां से धकेला है, मुझे तो याद भी नहीं है। कैसे कैसे लोगों ने मुझे अपने पास से हटाने की कोशिश की है, सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। मेरे अपनों ने, हमारे अपनों ने, और कुछ ने कहा तुम्हारे कपड़े मेरे जैसे नहीं। तुम मेरी तरह बोलते क्यों नहीं? अरे भाई, तुम मेरी तरह चलते क्यों नहीं हो? सुनो, तुम गलत तरीके से खड़े होते हो, गलत जगह बैठते हो। मेरा नाम, मेरा रंग, मेरी गंध, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा चलना, सब कुछ अलग है। पर यही तो मैं भी कहता हूं, तुम भी तो अलग हो। मेरे अपनों ने मुझे बहलाया, फुसलाया और कहा, वो पुच्छर तारा देख रहे हो ना, वो सबसे हसीन है। मिसेस मल्होत्रा का। तुम अपने अतीत की गंध को उसमें डुबा दो, तुम्हें नया कल मिल जाएगा। उन्होंने कहा दौड़ना है, तुम दौड़ नहीं सकते, पीछे जाओ। मैं भाग रहा था, वो मना कर रहे थे। वे भागते गए और मुझे किसी गलत जगह पर धक्का मारकर गिरा। मुझे ये गम नहीं था कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं, पर दुख ये था कि गलत हाथों ने मुझे आधा अधूरा छोड़ दिया था, बीते कल की तरह। बूढ़ा हूं ना, बीता हुआ कल। सुनो, ये नहीं हो, ना ही बीते हुए कल हो। अच्छा, तुम ये बताओ कि हम यही क्यों रोज आते हैं और यही क्यों बैठते हैं और यही चादर क्यों ओढ़े रहते हैं, और न जाने कितने सालों से। मुझे नहीं पता, सच नहीं पता कितने सालों से। तो मैं बता देता हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो 40 साल का था। हाँ, 40 साल का जवान। अब मैं 70 का हूँ। अरे भाई, मैं भी तो इतने का ही हूँ। भाई मुझे नहीं मालूम मैं कितने साल का हो गया हूँ, मैं नहीं जानना चाहता मैं कितने साल का हूँ और कितने साल से यहाँ हूँ। भाई मुझे नहीं पता। 30 साल हो गए जब हम लोग यहाँ आए थे।
मुझे दिन भी याद है, महीना भी और साल भी। 19 जनवरी 1990। वो खौफ का मंजर हमारे आंखों के सामने था। कुछ सिरफिरे लोग लाउडस्पीकर पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हुजूम का हुजूम सड़कों और गलियों में घूम रहा था। बार बार बस एक ही हल्ला होता था। रात के अंधेरे में पूरी बस्ती जाग रही थी। बंद दरवाजों के भीतर भी डर लग रहा था। बारीक बारीक दरारों में से ऐसा लगता है जैसे उनका खौफ अंदर आ जाएगा और मैं छलनी कर देगा। पूरी रात कोई नहीं सोया था, पूरी रात। सुबह उठे तो दरवाजों पर पर्चे चिपके हुए थे। उन पे लिखा था, सारे पंडित यहां से चले जाएं। और पंडिताइनों को यही छोड़ना होगा। हमें लगा हम यहां से चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो दूर, वो पहाड़ों के पीछे सब ठीक ही होगा। हम बच जाएंगे, हम नई जिंदगी जिएंगे। लेकिन आते हैं ना रोज रोज यही, वही चादर ओढ़े, बार बार लगातार। आखिर क्यों? क्योंकि क्या मायने, हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास और कुछ करने को है ही नहीं। क्यों? क्यों? तुम सबको याद नहीं है? हाँ, याद नहीं है कि कैसे हम लोग ट्रिप पे निकले थे ना अपने घरों से? तुम क्यों हमें बार बार वही चीज याद दिलाते रहते हो? क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है याद दिलाने को, सिवाय नंदी मर की उस खूनी रात के जिसने मेरी जिंदगी छीन ली थी। उस रोज रात के कोई 11:30 बजे मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, माँ बहन, हम सब सो रहे थे। वो पहाड़ों पर रात जल्दी उतर आती है ना। अचानक दरवाजे पर ठक ठक। पहले तो मैंने ना सुनने की कोशिश करी, लेकिन जब ठक ठक बढ़ गई, मैंने दरवाजे की दरारों से झांक कर देखा तो कुछ लोग खड़े हैं खाकी वर्दी में, ये मुंह पर कपड़ा ढके हुए। मैंने सोचा सेना हो। दरवाजा खोलते समंदर कहने लगे, यहां आतंकी छिपे, निकालो उन्हें। हमारे घर में आतंकी? मैं समझू इसके पहले ही उन्होंने धक्का मारकर हमें घर के बाहर फेंक दिया। गांव के बीचों बीच हमारा परिवार खड़ा था। धीरे धीरे दूसरे घरों में भी यही हुआ। मैं समझ गया था कि ये सेना के कपड़े पहने हुए सिर फेरे आतंकी मेरे घर में घुसने के लिए फिर से मुझे लिए जा रहे थे। हड़बड़ाहट में उनसे मेरा हाथ छूटा। मैं भागता गया दूर, बहुत दूर। अनंतनाग की राह में एक बसा था गाँव। अनंतनाग की राह में एक बसा था गाँव। कच्चे पक्के घर थे उसमें थी पहाड़ की छाँव। कच्चे पक्के घर थे उसमें थी पहाड़ की छाँव। खूबसूरत सी बस्ती थी वो, नंदी मर्द था नाम। खूबसूरत सी बस्ती थी वो, नंदी
मर्द का नाम, सीधे साधे लोग वहाँ के पहचाना साधा, सीधे साधे लोग वहाँ के पहचाना साधा। पर आई एक रात भयानक, ओढ़े चादर खूनियार, लाशों की फसलें फैला दी, मुर्दा हो गए भागते भागते मैं नंदी मार्ग से 3 किलोमीटर दूर अपने दोस्त मोहम्मद टेलर के घर पहुंचा। मैंने उसे पूरा वाकया सुनाया। उसने मुझे पनाह दी, सोने के लिए बिस्तर दिया, कंबल दिया, पर मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह लौटा था डरा सहमा, जाने क्या हुआ होगा। मैं घुसा तो देखा माँ और बहन बैठी थी, बिल्कुल गुस्सी। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब कहाँ हैं? क्या हुआ था? बोलो माँ। बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या बोलूं? यही कि वे चिल्ला रहे थे, बाहर निकालो, बाहर निकालो। उन्होंने सबको एक एक करके मैदान में इकट्ठा कर दिया था। दूसरे लोग चिल्ला रहे थे, मारो काफिरों को, मार डालो। फिर हमने आवाज सुनी, वे बंदूकें चला रहे थे। वो अगला कौन? अगला कौन? हमारी चीखें गुमती। बाबूजी, शानू, बड़बेली, तू बता ना। मैंने सुनी थी चीखें उनकी भी। हम चिमनी के सुराख में से देख रहे थे। उन्होंने बहुत बेदर्दी से सबको खींच खींच कर बाहर निकाला था। बाबूजी को, शानू भाभी को, पड़ोसी काका को, बुआ को, सारे पंडितों को बाहर निकाला था। रहने दो बेटा, जो मंजर इन आंखों ने देखे हैं, अब कुछ देखने की तमन्ना नहीं बची है। इससे तो अच्छा है मैं अंधी हो जाऊं। माँ, मैं बस जानना चाहता हूँ, मेरे अंदर कुछ भी जज्ब नहीं हो रहा। उन्होंने तो पड़ोस के दादाजी को इतनी जोर से घसीटा था कि वो वहीं गिर गए थे। जमीन पर घसीटते हुए पटक दिया था उन्हें। सारी बस्ती चुपचाप खड़ी थी, कोई नहीं बोल रहा था। ऐसा लगता कि मानो वो खुद बता रहे हो हमारे बारे में। जब अली चाचा उन्हें बचाने गए तो उन्हें भी धक्का मारकर वहीं गिरा दिया। फिर उनका बेटा उन्हें पकड़कर बाहर ले गया। फिर हमने आवाज सुनी बंदूकों की। वे बंदूकें चला रहे थे और गोली के साथ गूंजती थी चीख। किसी पंडित की हर चीख की आवाज में पहचान रही थी। मुन्ना, 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 मुन्ना,
मुझे जाना है, मुझे देखना है उन्हें। ना बेटा, ना, इतनी भयानक हालत कर दी है उन्होंने। परवीनी, मुझे देखना है मेरे बाबूजी को, मेरे शानू को, मेरे बिट्टू को। परवीनी, नहीं, तू नहीं देख पाएगा। किसी का चेहरा नहीं है, किसी का आधा बदन, किसी का हाथ, टुकड़े टुकड़े हो गए बदन। क्या देखोगे? बदन का एक टुकड़ा भी देख लूंगा तो लगेगा जैसे मैंने उन्हें देख लिया। बस एक बार, एक बार, चाचा, आप तो हमारे खैर ख्वाह थे चाचा। मैं तो बचपन से आपके घर आता था, बेटे जैसा था मैं तो आपके लिए। क्यों नहीं बचाया मेरे बाबू को? वो तो आपके लिए आपके भाई से भी ज्यादा बढ़कर। जुम्मन, तू तो मेरा हमसाया था ना। अरे तेरा कलेजा नहीं पसीजा जब उन्होंने शाहरुख को गोली मारी, तू भी तो वही था। बोला क्यों नहीं तूने? तक्को बोलता क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? मेरा बिट्टू को गोली मारी तो बोला क्यों नहीं तुम लोगों ने? बोला क्यों नहीं? एक बार बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? रुक जा बेटा, तू राज का सुनाई देख पाएगा। रुक जा बे। मैं वली अहमद क्या जवाब देता मैं उसको? बेटे जैसा मानता था उसको मैं। क्या ये कहता कि जब मैंने बचाना चाहा तो मुझे भी धक्का मारकर गिरा दिया था? जुम्मन बोला था चुप रहो तू, चुप रहो, ये वहशी है, इनके पास बस एक ही जुबान है, बंदूकों की जुबान। क्या बोलता मैं? आज रो रहा है ईमान मेरा, शर्म आ रही अपने आप पर। क्या जवाब दूंगा कयामत के दिन उसे, जब वो मुझसे पूछेगा मेरी जिंदगी का हिसाब? यही कहूंगा ना कि दहशतगर्दों की बंदूक ने सिल दी मेरी जुबान, रोक दिए मेरे हाथ उनकी मदद करने से। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है तेरा? खुद को मुजरिम समझने लगा हूं मैं। वजू करने जाता हूं तो लगता है जैसे हाथों में खून चिपका है। वो कहते हैं जो हमारे साथ नहीं वो काफिर है, उसे मारने में कोई हर्ज नहीं, जन्नत मिलेगी, जन्नत। अरे ऐसी जन्नत का क्या करेंगे जहां अपने ना हो, पड़ोसी ना हो, जिनके साथ हमने जिंदगी गुजारी। सरहद के उस पार ले गए होंगे उन्हें, दहशतगर्द बनाने के लिए वो लोग। हजारों बच्चे हमारे गायब हो गए, बस चुप है हम, बस
मातम मना रहे हैं, बस मातम मना रहे हैं। शानू मुझे फातिमा चाची कहती थी, कभी कभी साथ भी बुलाती थी। शानू ही नहीं, गुणवंती, रजनी, सब हम सब उस पेड़ के नीचे बैठकर दुख सुख की बातें किया करते थे। एक हमारा ही तो गांव बचा था जहां अमन था। आस पास के तो सारे गांव खाली हो गए थे। एक दिन शानू आकर मुझसे बोली, चाची अब हम भी चले जाएंगे। इस बात पर मैंने उसे खूब डांट लगाई। मैंने उससे कहा, तेरा भाई है जुम्मन, तेरे अली चाचा है, मैं हूँ, हम सब है तो सही। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे। और अब ये दुनिया कैसी हो गई है जहाँ दूसरों को दर्द देने में हमें खुशी मिलने लगी है। सुरज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो क्या ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई साइंसदानों ने जो पहले ही बता दे कि इंसान कब हैवान बनने वाला है। हमें तो लगा था पढ़ लिख कर लोग समझदार हो जाते हैं। ये कैसी समझदारी है? क्या है वो? क्या है तुम्हारा इंटरनेट, मोबाइल क्या सीख रहे हैं लोग उससे? बम बनाना, बंदूकें चलाना, ये नया तरक्की वाला साइंस क्या सिखा रहा है? लड़ो, मारो। हम सब उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें किया करते थे, पर अब उस पेड़ के पास जाने से मुझे डर लगने लगा है। वो पेड़ मुझसे सवाल पूछता है, कहता है, कहाँ है तेरे हमसाए? वो पेड़ सूखने लगा है। सब तरफ बर्फ है, खामोश
कर रही थी। हालांकि जितनी कोशिश करूं, मेरे आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। करवट बदलने की बेचैन कोशिशों से थक गई थी मैं। तभी दिखी मुझे अकेलेपन की अंधेरी सुरंग में दृश्यों की झलक। गुजरती हुई जैसे ही मैं सुरंग के बीच पहुंची तो महसूस हुआ कि मैं बढ़ रही हूँ अतीत के उजालों की तरफ। वर्तमान के धुंधलेपन से निकल रही हूँ बाहर। कभी न खत्म होने वाले बर्फ के कई अक्स फैले। मैंने देखा बच्चों को जो बना रहे थे बर्फ का पुतला। बच्चों की हंसी और किलकारी से भर गया था अंधेरे का अंधेरा। मैं बढ़ी उसी हंसी की तरफ। और खड़ी थी बुद्ध की तरह उस निर्बाध खुशी के सामने जो तब्दील हो गई अचानक गोलियों की आवाजों में। क्या हुआ? वो गोलियों की आवाज बदल गई। वो चिड़ियों की आवाज बदल गई बंदूकों की आवाज में। कभी मेरे बच्चे पहचान लेते थे चिड़ियों की आवाज जो छिपी होती थी हवा की सरसराती पेड़ों के पत्तियों के बीच। तभी उन आवाजों ने बना ली थी जगह दूर दराज की यादों में। बदल गई वो आवाज बंदूकों की आवाज में। अब मेरे बच्चे पहचान लेते हैं कौन सी आवाज किस बंदूक की है। गुम हो गई वो चिड़ियों की आवाज। गुम हो गई। अचानक अंधी सुरंग ने हिंदू औरतों के पोस्टरों की शक्ल इख्तियार कर ली। कोई चेहरा नहीं था, बस थी माथे पर चमकती बिंदिया। चले जाओ, ये कहता था पोस्टर। और हम चले आए। हम चले आए। पर हमने पूछा सवाल, कहाँ थे हमारा भला चाहने वाले आप? कहाँ थे वो सब जो शहर के चौराहों, पुलों और हालातों की खबर देते थे? जलाकर राख कर दिया वो घर। जलाकर राख कर दिया वो घर जिसमें आई थी मैं दुल्हन बनकर। अरे आग की तपिश ने पिघला दिए मेरे बच्चों के बनाए बर्फ के पुतलों को। राख हो गई हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें। और पीली सफेदी की बेतरतीब चादर। मानो फैली हो अंतहीन दूरी तक। ढक गई थी धूसर राख रंग के पैबंदों से। चूल्हों से उठा
अपने डिक्ची में तपते भात और साथ ही पनियल हरा साग, मुट्ठी भर निवाले से भरती थी। अपने खेलते कूदते भूखे बच्चों का पेट हर शाम। पर सब कहीं खो गया। अंधी सुरंग के मुहाने पर आज भी देखती हूँ पगलाए गुस्से का धुआं। जैसे ही भागती हूँ मैं सुरंग के उस अंधकार से धुंधली रोशनी की तरफ, फेंक दिया मुझे इस 45 डिग्री के तापमान के दोपहर में, फेंक दिया। इस गर्मी के मौसम की आदत नहीं है मुझे, पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं। अरे, इससे बेहतर तो वो आतंकवादियों की गोलियां थी, बेहतर थी आतंकवादियों की वो गोलियां। ज्यादा अच्छी थी वो आतंकवादियों की गोलियां। इस गर्मी से अपनी जिंदगी की आखिरी कगार पर जो दूध पिलाया मैंने अपने बच्चों और अपने बच्चों को, क्या वो दागी हो गया है? जैसे ही मैं मुड़कर देखती हूँ अंधेरी सुरंग के दूसरे छोर के उजास को, जो अब इतना चमकीला नहीं रह गया। वर्तमान के उस धुंध से मैं पीछे छूट गई हूँ। अतीत की चमक में मैं उदास हूँ। हाँ, मैं उदास हूँ। मैं उदास हूँ चिड़ियों की चहचहाहट के लिए, डल झील की स्वाद भरी सब्जियों के लिए, केसर की महकती खुशबू के लिए, हर दिन के साथ बदलते रंगों के अनुभवों के लिए, मेरे पैर में छिपी तांगड़ी की गर्माहट, मेरे संस्कृति की गर्माहट खो गई है, खो गई है, खो गई है गोलियों की आवाजों में। मैं ललायत हूँ उस आखिरी आलिंगन के लिए जो ले जाएगा मुझे अंतहीन सफर की दहलीज पर। सचमुच कुछ तो गलत हुआ है, सचमुच कुछ तो गलत हुआ है, सचमुच कुछ तो गलत हुआ है। तेरे अब्बू से कह दूंगा। देखना जब तुम्हारा कोई अपना खोलेगा ना तो मैं भी नहीं ढूंढूंगा, मैं भी नहीं ढूंढूंगा। क्या मत मारो, मंजूर हो मुझे। क्या हुआ? नहीं मिला, ढूंढ आया उसे। बैठ जाओ। मैंने कहा था उससे शाम को जल्दी घर लौट आया कर, माहौल खराब चल रहा है। पुल पर जाने को कह रहा था पर वो वहां भी नहीं था, तो मैंने क्या बैठो। तुम्हें कुछ याद भी है कब खोया था अपना बिट्टू? 30 साल हो गए हैं। झूठी कहेगी, तुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता है। अभी कल शाम को ही गया था वो हमारे यहाँ से। डांट दिया था ना, इसलिए मुझसे नाराज है।
चिंता मत कर, वो आ जाएगा। कुछ याद नहीं है तुम्हें? तुम्हारा बेटा 30 साल पहले खोया था। वतन छोड़ने से पहले मैंने उसे एक एक पुल पर देखा था, कहीं नहीं मिला वो। और उन लोगों के बच्चे भी खो गए जिन्होंने हमें भगाया था। और यहाँ कैंप में आने के बाद भी मैंने एक एक तंबू की तलाशी ली है, सारे रजिस्टर देखे हैं मैंने। और मैंने ही क्यों, न जाने कितनी माएँ थी वहां पर जो ढूंढ रही थी अपने बच्चों को। कितने बच्चे जुदा हुए हैं कुछ पता नहीं। कितनी ही माएँ आज भी इस उम्मीद में ढूंढती है अपने बच्चों को कि कभी ना कभी तो उनके बच्चे मिल जाएंगे, और कभी ना कभी तो हमारा बिट्टू भी मिल जाएगा। सब पागल है। बिट्टू जरा नाराज है इसलिए कि आजकल के बच्चे भी ना बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो चिंता मत करो, आज उसे कुछ नहीं होगा, वो आएगा, वो जरूर आएगा। सो जाओ तुम। कब आना मुझे, कब आना मुझे, कोई नहीं है वहाँ। कब आना मुझे, कब आना मुझे, कब आना मुझे, कब आना मुझे, कब आना। विष्णु शर्मा, कलहन, चरण, ये सब वहीं के तो थे।
विद्वानों की धरती से हम लोग, विद्वानों की। अरे छोड़ो भी अब उन पुरानी बातों को। अब वहाँ कुछ नहीं बचा। विद्वानों की धरती गोली और बारूद की धरती बन गई है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, लल्लत के दोहे सुनाओ ना। अरे वो वाले पिया को भोजन। अब कितना सुनोगी तुम लल्लत के दोहे हैं? हमारी लल्लत तो वही रह गई। लल्लत तो हमारी जिंदगी की उम्मीद थी। कोई भी बात हो, मुझे हर बात पर उसके बाद याद रहते थे। लेकिन अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। हमारा सब कुछ छूट गया। हमारे पहाड़, हमारी वादियाँ, हमारा घर बार सब रह गया वही। अरे इससे अच्छा मर जाते मैं वही। अरे चुप करो, 100 साल की हो गई हो, बस उन्हीं बातों की रट लगा रहती हूँ। हमेशा पूरी रहती हो, बुढ़ा गई हो, सब गर्मी दिखाया करो। क्या बात कर रही थी तुम लोग? हाँ, लल्लत के बाग। अरे तुम बाग की बात कर रही हो? हमारे तो मौसम भी छीन गए। इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ पर। अरे अपने मौसम के बिना जीना तो जेल से भी बदतर है। अरे अम्मा, मौसम यहाँ भी तो है। हटो, ये भी तो मौसम है। ये हमारा मौसम तो है ही नहीं। इस मौसम की हमें कभी आदत नहीं रही। यहाँ तो हर तरफ बस पिघली आँच है। घाटी की धूप तीखी तो होती थी, लेकिन जब सर्द हवा का झोंका आता था तब सब भूल जाया। हाँ, लो तो वहाँ का मौसम यहाँ कैसे लेके आएंगे और पहाड़ों को यहाँ कैसे लेके आएंगे, जरा सोचो तो। क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते आप? देखो हमारे मन में पहाड़ बसे हैं, हम उनके बिना नहीं जी सकते। बस मेरे पहाड़ हमें वापस कर दो, हम सब सह लेंगे, कभी नहीं थकेंगे। थका हुआ मन जीता नहीं है, समझे? मर जाता है। अम्मा, अब तो पहाड़ भी वैसा नहीं रहा जैसा तुम सोचती हो। सब कुछ बदल गया है। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हो अम्मा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है वहाँ वैसा कुछ भी नहीं है जैसा हम लोग छोड़कर आए थे। अरे हम कहाँ छोड़कर आए थे? हम लोगों से तो छुड़वा दिया गया था। हाँ, सही कहा तुमने। हम लोग छोड़कर नहीं आए थे, हम लोगों से जबरदस्ती छुड़वा दिया गया था। और तुमने सिखा दिया? सुबह से बस अखबार पढ़ना बंद। इस बात की हंसी आ रही है आप लोगों को? हाँ? अच्छा सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? ये क्या? आपको बोला था ना सब्जी लाने के लिए? हाँ, याद आया। और सुनिए, नदरू जरूर लेके आइएगा। निकम्मे हैं ये सब। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम एक बर्तन है जिसे यहाँ से उठाकर वहाँ रख दिया जाता है। जब मन चाहे गर्मी में तपा दिया जाता है और जब मन चाहे ठंड में रख दिया जाता है। जब मन चाहे उसमें कुछ डाल दिया जाता है और जब मन चाहे उसमें से कुछ निकाल लिया जाता है। छोड़ो और ये सोचो, अगर ये देश ना होता, जम्मू ना होता तो हम कहाँ जाते? दर दर भटकते। कम से कम हमारे बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, कल को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। हाँ, हम तो शुक्रगुजार हैं उनके जिन्होंने हमारा साथ दिया, और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं जिनने हमारा साथ नहीं भी दिया। ये पुरानी बातें, पुराने हुक्मरानों के झगड़े थे। 1947 में जब आजादी मिली तो लगा कि अब हमारी हुकूमत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, आजादी की पहली सुबह हवाइयों के हमले की शुरुआत थी। हजारों लोग मारे गए थे। अरे बस करो आप। ये क्या किधर से आप सब इतिहास की रट लगाए जा रहे हो? अरे इतिहास हम बचाई कहाँ है? मुझे तो बस ये अतीत के पन्नों पर लिखी हुई खून की बात नजर आती है। ना तो इतिहास में कोई सुरक्षित था और ना आज कोई सुरक्षित है।
कोई सुरक्षित नहीं है। छुप गया है वो सूरज जो इंसानियत का उजास देता था। गुम हो गया है वो सूरज जो अमन का प्रकाश बांटता था। घना हो गया है अंधकार। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि सुबह तो होगी ही, जरूर होगी सुबह। बेदखल जो कर दे सबको नहीं चाहिए उन्माद वो हमको। बेदखल जो कर दे सबको नहीं चाहिए उन्माद वो हमको। बिखरेगी कहानियां सारी, होंगे खत्म हमारे सपने। लुट जाएंगे खेल हमारे, बिछड़ जाएंगे हमारे अपने। टूटेंगे खिलौने सारे, बोले जाएगा दूर कहीं। छूटेगा फिर आंचल माँ का, चुप होगी वो चिड़िया कहीं। बेदखल जो कर दे सबको नहीं चाहिए लहर वो हमको। बेबसी सांसें है बाकी, थोड़ा और जी लेने दो। बन जाएगी गठरी अपनी, चैन से अब सो लेने दो। हसरतों को नोच नोच कर देता है जो अंधा कर। कोमलता का घोट गला कुचल देता है हर एक पल। कोमलता का घोट गला कुचल देता है हर एक पल। बेदखल जो कर दे सबको नहीं चाहिए बेनसीब वो हमको। बेदखल जो कर दे सबको नहीं चाहिए नफरत वो हमको। बेदखल जो कर दे सबको नहीं चाहिए युद्ध वो हमको। दर्शकों से अनुरोध है कृपया 2 मिनट अपने स्थान पर आसीन रहें।